ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾਸਿਸ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਇੰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਲਟ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ एग्जाम ਦੀ रेस तो बाहर हो जाइए। सो चलिए ਅੱਜ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं हिंदी ਤੇ ਉਸ ਦਾ टॉपिक है भाषा और वर्ण विचार, यानी कि भाषा क्या है और वर्ण क्या है। तो चलिए इस पे विचार करते। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ये भाष लिखा हुआ है ना जो मैंने, यहाँ पे भाष के नीचे की छोटी सी लाइन आएगी, यहाँ पे इसको बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं इसको? हलंत। यानी कि भाषा किससे बना है? भाष शब्द से। भाष ऐसे लिखोगे आप, और इसको लाइन को नहीं भूलना। और पेपर में कैसे होते हैं, ये लाइन डालते ही नहीं वो ऑप्शन में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। या वो ऐसे लिख देते हैं भास, ये भी नहीं होगा। या वो ऐसे शलगम वाला श लगा देंगे, ये भी नहीं होगा। ठीक है। सो भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। और इस भाष का अर्थ क्या होता है? भाष का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। यहाँ पे ओ की मात्रा आएगी। जैसे कि आपको पता है कि देवनागरी लिपि का एक दोष है, वो है टंकन में मिस्टेक, यानी कि टाइपिंग में बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वर्णों की संख्या बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, भाषा की सार्थक इकाई। सार्थक का मतलब क्या हुआ? सार्थक का मतलब हुआ जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। कौन सी है? वाक्य, यानी कि सेंटेंस। अब देखिए, अगर तो ऐसे पूछ लिया गया कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तब आप बोलोगे शब्द। तब कौन सी होगी? शब्द। अगर बड़ी लगा दिया, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई या भाषा की सार्थक इकाई, तो आ जाएगा वाक्य। अगर पर्टिकुलर उन्होंने लिख ही दिया कि छोटी इकाई बताओ, तब आप बोलोगे शब्द। अगर सीधा ही लिख दिया भाषा की सार्थक इकाई या बड़ी इकाई बताइए, तो वो आ जाएगी वाक्य। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ये है उच्चारित रूप में, और लिखित रूप में है वर्ण। देखिए छोटी। अब भाषा बनती किससे है? सबसे पहले वर्ण होते हैं, वर्णों से बनते हैं शब्द, शब्दों से बनते हैं पद, पद से बनते हैं वाक्य। यही सीक्वेंस होता है ना, ऐसे बनती है ना भाषा। अब देखो, अगर मैंने बोल दिया, मैंने बोला क या मैंने बोला ख, तो ये क्या है? ध्वनि है, साउंड है ना एक। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि उच्चारित रूप में, यानी कि वो बोलते हैं, जिनका हम उच्चारण करते हैं। अगर मैं इसी क को लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? वर्ण। यही बताया गया इसमें। जबकि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द। ये मैंने आपको बताया ना। देखो, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होगी? शब्द। और बड़ी कौन सी होगी? वाक्य। आपने समझना है इसको। नेक्स्ट, ध्वनि का लिखित रूप क्या हो जाएगा? वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप, देखिए ध्वनि क्या होती है? जैसे मैंने बोला क, तो ये होगी ध्वनि। अगर मैं इसको लिख दूंगी क्या हो जाएगा? वर्ण। इसी क को मैंने लिख दिया। सो वही बोल रहे हैं, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण और ध्वनि का उच्चारित रूप अक्षर कहलाता है। ध्वनि और अक्षर एक ही चीज है, आपने इसमें उलझना नहीं है, बस लिख देते हैं तो वर्ण बन जाता है। ध्वनि, अक्षर और वर्ण है तो तीनों एक चीज, बस ध्वनि और अक्षर बोला जाता है और वर्ण लिखा जाता है। नेक्स्ट, भाषा का व्यवस्थित क्रम, ये यूजीसी में भी बहुत आता है। भाषा का व्यवस्थित क्रम बताइए, यानी कि भाषा बनती कैसे है। सबसे पहले क्या हो गए? वर्ण। इसमें सारी वर्णमाला आ गई आपकी, क ख ग घ घ। उससे क्या बनता है? शब्द। शब्द जैसे बोल दिया मैंने कमल, मान लो कि मैंने क्या बोल दिया? कमल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कमल। तो कमल किससे बना है?
कमल ऐसे बना ना, वर्णों से मिलके क्या बना है कमल, शब्दों से मिलके क्या बन जाएगा फिर पद, पद से मिलके क्या बन जाएगा वाक्य। अब इसी सीक्वेंस से समझो आप, सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी भाषा की, वर्ण या ध्वनि। सबसे बड़ी कौन सी होगी, वाक्य। और अगर सबसे छोटी सार्थक पूछ ली गई तो कौन सी होगी, शब्द। और अगर सबसे बड़ी पूछ ली गई तो वो कौन सी हो जाएगी, वाक्य या बड़ी सार्थक बोल लो आप। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई यानी कि बड़ी सार्थक इकाई है वाक्य, छोटी है ध्वनि उच्चारित रूप में और लिखित रूप में है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि सार्थक जो है जिसका कोई अर्थ निकले वो है शब्द। फिर हमने पढ़ा कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है जी, उच्चारित रूप अक्षर होता है। और व्यवस्था, जो भाषा का जो व्यवस्थित क्रम है वो कैसे है, वर्ण, वर्णों से बनते हैं शब्द, शब्दों से बनते हैं पद, पद से बनते हैं वाक्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए अब बात आ गई वर्णमाला किसे कहते हैं, बहुत आता है, मास्टर कैडर में भी आया था। वर्णों को जब हम क्रमबद्ध यानी कि सही सीक्वेंस में लगा देते हैं, व्यवस्थित ढंग से लगा देते हैं, उसको बोलते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध यानी कि क्रम से जब लगा देते हैं तो उसको वो क्या बन जाती है, वर्णमाला। क ख ग घ वर्णमाला ही तो है। अब सबसे ये कंफ्यूजिंग होता है, वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। यहाँ पे व्यंजना नहीं है, यहाँ पे व्यंजन है। 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। कितने हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन जी। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी के वॉवल्स, व्यंजन यानी के कॉन्सोनेंट्स। स्वर कितने हैं, 11, व्यंजन कितने हैं, 33, पढ़े ना अभी हमने ये वाले ऊपर। अब ये तो है 2 भाग, स्वर और व्यंजन। ऐसे ही एक तीसरा भाग है, वो कौन सा है, उसको बोल देते हैं हम लोग योगवा। क्या बोल देते हैं, योगवा। यानी कि वर्णमाला के 3 भाग हैं, स्वर और व्यंजन तो है ही, एक अलग है, वो कौन सा है, योगवा। योगवा का मतलब क्या होता है, ये वो अक्षर होते हैं या वो वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना ही वो व्यंजन होते हैं, यानी कि ये ना तो स्वरों में काउंट होंगे ना ही व्यंजनों में काउंट होंगे। तो है कौन कौन से, अंग और औ, यानी कि ये अनुस्वार है एक, और दूसरा कौन सा है, विसर्ग है। एक के ऊपर बिंदी और दूसरे के 2 साइड्स में। ये क्या है हमारे योगवा, कौन कौन से, ये वाले। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे स्वरों को डिटेल में। स्वरों को डिटेल में, कितने स्वर, 11, 11 ही है ना। 2 कौन से हो गए हमारे, योगवा। योगवा जो हमने अभी पढ़े, ये टोटल कितने हो जाएंगे फिर, 13। अगर टोटल पूछ लिया गया तो 13, अगर सीधे ही पूछ लिया गया तो कितने स्वर हैं, 11, 2 हैं हमारे योगवा। अब हम देखते हैं स्वर होते क्या है, इसको हम डेफिनेशन क्या देंगे इसकी। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, मतलब जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की जरूरत नहीं होती, मतलब ये बोलते हैं हम अकेले ही काफी हैं, हमें दूसरे वर्णों की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्वर आपने ऐसे याद रखना है, स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र बोले जाते हैं, यानी कि उनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की जरूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं कि स्वरों का विभाजन कैसे हुआ है। ये 3 तरह के होते हैं, कैसे, पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा पलुत। जो ह्रस्व है ना, इसके बहुत से नाम हैं। इनको मूल स्वर भी बोल देते हैं, लघु मतलब छोटा, छोटे स्वर भी बोल देते हैं, एक मात्रिक यानी कि एक मात्रा वाले स्वर भी इनको बोल देते हैं। नेक्स्ट, जो दीर्घ है, दीर्घ का मतलब होगा डबल, गुरु का मतलब होगा बड़ा, संयुक्त, स्वर, संधि, ये इसी के ही नाम है, आपने उलझना नहीं है, एक एक कर लो, चाहे आप लघु कर लो, इसको गुरु कर लो। और तीसरा है पलुत। अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। स्वर हो गए 3 प्रकार के जी।
सब अभी हम पढ़ेंगे कि ह्रस्व स्वर है वो उसका मतलब क्या है, कौन कौन से होते हैं वो। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम टाइम लगता है, कम समय लगता है, बस इतना सा याद कर लो। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको क्या बोलते हैं, ह्रस्व। जैसे अ ई ऊरी, इसको तो रट लो, अ ई ऊरी। ये पूछ लेते हैं ह्रस्व स्वर कितने हैं, टोटल 4 हैं जी। कितने हैं, 4। अ ई ऊरी, इनको बोलने के लिए बहुत कम टाइम लगता है। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर। अब नाम से समझो, दीर्घ का मतलब क्या हो गया, ये जो दीर्घ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, डबल। डबल मतलब दुगना। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से, यानी कि जो हमने पहले पढ़े अभी, उनसे डबल टाइम लगता है, दुगना समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है, उसमें वो एक मात्रिक थे ना, एक मात्रा का समय लगता था, इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। वो 4 थे, ये कितने हैं, ये 7 है। 7 कौन कौन से हैं, आ ई उ ए। देखो अ ई उ री, जो पहले चारों को छोड़कर जो बाकी बच गए वो दीर्घी हैं। अ ई आ ई उ ए ओ औ, ये कितने हैं, 7। वो कितने थे, 4। नेक्स्ट इज पलुत स्वर। अब ये पलुत कौन से आ गए, वह स्वर जिनको बोलने के लिए दीर्घ स्वर से भी ज्यादा टाइम लगता है, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा उससे भी ज्यादा समय लगता है। जैसे जब हम किसी को जोर से आवाज लगाते हैं ना, लंबा सा करके, जैसे मैं बोल दूं राम, तो देखो राम कितना डिफरेंस आया इसमें। तो ये कौन सा स्वर हो गया, ज्यादा समय लगा ना, इसमें अधिक समय लगता है। तो ये क्या, कौन से हो गए, पलुत स्वर। आपने इसको याद कर लेना। अभी हमने स्वर पढ़े हैं, कितने प्रकार के हो गए, वो 3। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और पलुत। आगे अब है जिह्वा। यहाँ पे जिह्वा है, यानी कि जीभ, टंग। जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वरों का जो विभाजन हुआ है, देखिए ये ना जो विभाजन हुआ है ना स्वरों का, व्यंजनों का, इसके बहुत से आधार है, मतलब सिर्फ एक ही तरह से नहीं हुआ, अलग अलग टाइप से इनका विभाजन हुआ है। अब मान लो कि ये है जीभ, मुझे पता है जीभ ऐसी नहीं होती, लेकिन हमने बना ली, ठीक है। जीभ, सबसे पहले इसका 3 तरह से विभाजन हुआ, अगर स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर, ठीक है। अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च। अब देखो जो अगर है, इसके नाम से समझो, अगर का मतलब क्या हो गया, अगला। जब वो स्वर जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ का अगला हिस्सा ऊपर की ओर उठता है, जीभ का अगला हिस्सा ऊपर की ओर उठता है, तो उसको कौन से स्वर बोलते हैं, अगर स्वर। जैसे ई ए, आप बोल के देखना, जीभ का जो अगला हिस्सा होता है, जीभ की जो नोक होती है वो ऊपर की ओर उठती है। नेक्स्ट, मध्य। मध्य को समझ जाओ, बीच वाला हिस्सा, यानी कि जीभ का, है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है, मतलब कोई हलचल नहीं होती है, समान अवस्था में, ऐसे। जैसे आप बोल के देखना, जीभ में कोई हलचल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, पश्च। पश्च से समझ जाओ, पश्च का मतलब क्या हुआ, पीछे वाला हिस्सा। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है, यानी कि ये वाला भाग ऊपर उठता है, बाकी जो बच के वही होंगे, आ उ ओ औ। तो आपने बस याद कर लेना है। मध्य तो बहुत पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है पेपर में, मध्य सीधा पूछ लेते हैं, अजीवा की स्थिति के अनुसार, है ना, मतलब कहाँ से, जीव जीव के कौन से हिस्से से बोला जाएगा, मध्य स्वर है, अगर स्वर है या पौष्ठ स्वर है, तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मुख आकृति के आधार पर स्वर भेद। मुख आकृति, अब नाम से समझा करो, मुख का मतलब क्या हो गया, मुंह, आकृति का मतलब क्या हो गया, शेप, यानी कि मुख की आकृति के आधार पर जो स्वरों का विभाजन हुआ है वो कैसे हुआ है। देखिए, संवृत स्वर, संवृत का मतलब क्या हुआ, संवृत का मतलब होता है बंद, यानी कि क्लोज। संवृत का मतलब क्या हो गया, बंद, यानी कि क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, तो वो कौन से हो गए, संवृत स्वर। जैसे अब मैं बोलूंगी, आप मेरे मुख की आकृति देखना, अभी आप शीशे के सामने बोल कर देखना, ई ई उ
देखा होगा कि जब मैंने इन स्वरों का उच्चारण करा तो जो मुख द्वार था वो लगभग बंद होता है। ई ऊ ऊ। तो आप बोलकर देखना इसको। आपने सुना होगा ना कि देवनागरी लिपि जो है वो साइंटिफिक है, तो इसका जो विभाजन हुआ है वो भी साइंटिफिक आधार पे हुआ है। नेक्स्ट, अर्ध संवृत स्वर। अब ये कौन से हो गए? अर्ध का मतलब क्या हो गया? हाफ, यानी कि आधा। संवृत का मतलब मैंने आपको बताया, मतलब क्लोज यानी कि बंद। स्वर मतलब स्वर, यानी कि आधा मुख बंद। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए ओ, आपने देखा होगा मुख द्वार आधा बंद होगा जी। नेक्स्ट, विवृत स्वर। अब विवृत का मतलब क्या होता है? विवृत का मतलब होता है ओपन, यानी कि खुला। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है, जैसे आ, आप आ का उच्चारण करोगे तो मुख द्वार पूरा खुल जाता है। नेक्स्ट, अर्ध विवृत स्वर। अर्ध का मतलब हो गया आधा, विवृत का मतलब क्या हो गया? खुला, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ ए अ। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि स्वरों का विभाजन मुख आकृति के आधार पर कैसे हुआ। नेक्स्ट, अब आगे ओष्ठ आकृति। अब ओष्ठ क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं लिप्स, यानी कि होंठ, यानी कि होंठों की आकृति के आधार पर स्वरों का जो विभाजन हुआ है वो कैसे हुआ है। सबसे पहले ये दो प्रकार के होते हैं। वृत्ताकार। वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल, चक्कर, सर्कल, गोल। वृत्ताकार स्वर, और दूसरा है अवृत्ताकार। अब देखो, जब अ लग जाता है ना तो अ का मतलब ज्यादातर क्या होता है? नहीं। विलोम में पढ़ते हैं ना, आदर, या जब भी नेगेटिव लगाना होता तो हम अ लगा देते हैं आगे। अवृत्ताकार मतलब जो वृत्ताकार नहीं होता। आगे हम डिटेल में बढ़ते हैं इनको। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठों का आकार गोल हो जाए तो हो जाएगा वृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल नहीं होते वो हो जाएगा अवृत्ताकार। तो अब आप समझ चुके होंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे व्यंजन की ओर। अब हमने स्वर पढ़ लिए हैं, तो अब हम कहाँ पे? व्यंजन की ओर बढ़ चुके हैं। अब स्वर कौन से थे? जिनका उच्चारण जिनके उच्चारण के समय किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो व्यंजन इसके उल्ट है, वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी कि व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वर चाहिए। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता जी। अब ये है व्यंजनों का विभाजन। जैसे स्पर्श व्यंजन, यहाँ पे मैंने व्यंजन नहीं लिखा, यहाँ पे व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है? टच, यानी कि वो व्यंजन जिनके उच्चारण के समय जीभ का कोई ना कोई हिस्सा मुख के किसी न किसी हिस्से को टच करता है। ये होते हैं 25। कहां से कहां तक ये संख्या पूछ ली जाती है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो कितने हैं? 25। ये कहां से कहां तक है? क से लेकर म तक है। 5 लाइंस होगी ना, तो पांचों पांच ये 25। क से लेकर म तक आ जाएंगे आपके स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट, अंतसथ व्यंजन। ये आपने याद करना है, चाहे ट्रिक से कर लो, क्योंकि पूछा जाता है पेपर में। अंतसथ में आप एक ट्रिक लगा लो, हम बोलते हैं ना कि अंत ही आ गया यार, तो य र ल वाली लाइन उठा लो, अंत है यार, य र ल व। तो ये कितने हैं टोटल? 4। संख्या भी पूछ लेते हैं और सीधा ही पूछ लेंगे य और र कौन से व्यंजन है? स्पर्श है, ऊष्म है, आगत है, अंतसथ है। तो आपने इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है ऊष्म, इनको संघर्षी भी बोलते हैं। ऊष्म, ऊष्म में आपने याद रखना है, एक तो तीनों स आ जाएंगे जो हमें कंफ्यूज करते हैं ना, शलगम वाला श, ये होता है दंत स, ये षटकोण होता है मूर्धन्य श, और एक इसमें हमने गिफ्ट कर देना ह को। तो ये 4 हो गए पूरे ऊष्म। ऊष्म में एक तो यहाँ से उठा लो, ऊष्म देखो जब हम ऊष्म लिखते हैं तो ये आया हुआ ना श, तो ये श आ गया इधर, श शलगम वाला स और साथ में हो। तो ऊष्म कितने हैं जी? 4। नेक्स्ट आगत।
जो बाहर से आए हैं, ज और फ, आगत हैं 2। नेक्स्ट संयुक्त, इसको कैसे याद रखोगे? जो बचपन में हमें बोलने नहीं आते थे वर्णमाला में, हम अक्सर गलतियां कर देते थे, कंफ्यूज हो जाते थे कि इनका उच्चारण कैसे करें। ये वही है, चारों वही आ गई, क्ष त्र ज्ञ श्र, क्ष त्र ज्ञ श्र, तो ये 4 हैं, याद रखना। स्पर्श है 25, अंतसत है य र ल व 4, ऊषम है श क्ष स ह 4, आगत हैं 2 और संयुक्त हैं 4 जी। नेक्स्ट, अब अगर सिंपली पूछ लिया कि व्यंजन कितने प्रकार के हैं, कोई आधार नहीं पूछा, सामान्य रूप से पूछ लिया गया, तो कितने बोलोगे? 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के। पहला स्पर्श व्यंजन, जो हमने पढ़ा है अभी, 25 हैं टोटल पढ़े ना, क से लेकर म तक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के किसी ना किसी भाग को टच करता है, यानी कि स्पर्श करता है। नेक्स्ट, अनुनासिक। अनुनासिक से समझो, आप नाम से समझ लो, अनुनासिक में क्या छुपा हुआ है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु यानी कि हवा नासिका मार्ग से निकलती है, नासिक यानी कि नाक से निकलती है हवा, तो ये है कौन कौन से? वर्णमाला का क ख से लेकर म तक, यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, क से लेकर म वाली लाइन तक जो 5वां अक्षर आता है ना, वो कौन सा है? हमारा अनुनासिक। पंचमाक्षर लिखा हुआ है ना, यानी कि 5वां अक्षर, ण ण ण म, तो ये हो गए हमारे 5 अनुनासिक व्यंजन। नेक्स्ट, अब आगे ऊष्म, जिनको संघर्षी भी बोलते हैं, वो व्यंजन जिनके उच्चारण के समय एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, सीटियां सी पड़ती है ना जब हम स बोलते हैं, होता है ना, जैसे महसूस, तो मैंने बोला ना स की साउंड आएगी आपको। श क्ष स, ये कितने हैं? 4। ऊष्म कितने हैं? 4। नेक्स्ट, अंतसथ। अंतसथ वही अंत है यार, य वाली लाइन आ गई इसमें। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत संकुचित हो जाता है, यानी कि नैरो हो जाता है, फिर भी वायु यानी कि हवा स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार संकुचित हो जाता है, लेकिन हवा फिर भी स्वरों के भांति बीच से निकल जाती है। वो कौन से हो जाएंगे हमारे? य र ल व, यानी कि अंतसथ व्यंजन। नेक्स्ट, उत्क्षिप्त व्यंजन, इनका द्वित्व भी बोलते हैं, ये है ड और ढ, बिंदी आएगी दोनों के नीचे, देखो आप, ड ढ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक तालु को टच करके झटके से हट जाती है, आप समझे? आप ना बोल कर देखना, फिर आपको समझ में आएगा। ड ढ, जब आप ड बोलोगे ना, आप देखोगे कि आपकी जीभ का अगला हिस्सा यानी कि जीभ की नोक उल्टी होकर तालू को टच करके वापस आ जाएगी। उत्क्षिप्त व्यंजन। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन आगे? संयुक्त व्यंजन जी। संयुक्त व्यंजन, क्ष, ये बहुत पूछा जाता है, क्ष किससे मिलके बना है? सबसे पहले तो ये 2 व्यंजनों के मिलके बनते हैं। क्ष में आप देखो, क और क के नीचे हलंत लगना है, ये छोटी सी लाइन लगी हुई है ना, ये जरूरी है। क प्लस श, किससे मिलके बना ये? क और श, क, इसको नहीं भूलना, ये लाइन प्लस श, ये वाला। नेक्स्ट, त्र, त्र भी सेम है, त प्लस र, ग ज प्लस न, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान से देख लो। और ये ना गलत लिखा हुआ है, ये नहीं है, यहाँ पे आएगा श्र, ये यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला श्र नहीं होता, ये इसका है, ये श और र, इसका आप अच्छे से देख लो इसको, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों से मिलके बने हैं? अब उच्चारण की दृष्टि से
हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि अगर हम उच्चारण स्थान को देखें, यानी कि जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो किस स्थान से करते हैं, तो उसका अगर हम टाइप सोचे तो वो कितने प्रकार के हो जाएगा, 8। सबसे पहले कंठ, कंठ क ख ग वाली लाइन आ गई कंठ में। तलव्य, तलव्य से आप याद कर लेना, तालव्य में कौन कौन सी आ जाएगी लाइन, च वाली, च छ ज झ न श य। मूर्धन्य, मूर्धन्य में ट ठ ड ढ न। दंत, देखो जब हम दंत बोलते हैं तो त आता है ना बीच में, तो त वाली लाइन उठा लो आप, त थ द ध न। ओष्ठ, ओष्ठ में आपने याद करना है ओप्पो मोबाइल फोन, ओप्पो मोबाइल फोन। क्यों बोला मैंने ओप्पो मोबाइल फोन, ओ और प, मतलब प वाली लाइन उठा लो, ओप्पो, प फ व भ। दंतोष्ठ्य, इसको आपने ध्यान से देखना है, दंतोष्ठ्य। देखो जिनके उच्चारण के लिए दांत और ओष्ठ दोनों की जरूरत होती है, दांत और ओष्ठ यानी कि लिप्स, तो क्या उच्चारण हो जाएगा, व। वत्सर्या, वत्सर्या का मतलब क्या होता है, वत्सर्या व्यंजन ये होते हैं मसूड़े हमारे, न र ल, ये इसमें कौन से आ जाएंगे, 3। स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी और ककल्य व्यंजन ये आ जाएगा ह, इसको देख लो आप अच्छे से, इसको अच्छे से देख लो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कंठ्य है क ख ग, तालव्य च छ झ, मूर्धन्य ट ठ ड, दंत्या में त उठा लिया त थ ध, ओष्ठ्य में आ जाएगा ओपो, प फ भ, दंतोष्ठ्य में आ जाएगा व, वत्सर्या में आ जाएगा न र ल, और स्वर अंतर्मुखी और ककल्या में आ जाएगा ह जी। घोषतव के आधार पर व्यंजनों के बीज, अब घोष का मतलब क्या होता है, घोष से ना हमने एक चीज याद रखनी है, स्वर तंत्रियां। घोष से आप क्या याद रखोगे, स्वर तंत्रियां, ठीक है, बताती हूँ मैं आगे आपको। घोषतव के आधार पर व्यंजन होते हैं 2 प्रकार के, यानी कि 2 टाइप्स के, कौन से, अघोष और घोष या सघोष, एक ही चीज है, चाहे इसको घोष बोल लो चाहे इसको सघोष बोल लो। सबसे पहले अघोष कौन से होते हैं, वो व्यंजन जब हम जिनको बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। अ लगाया ना, अ का मतलब क्या होगा, नहीं, कंपन नहीं होता, तो वो कौन से हो जाएंगे, अघोष व्यंजन। आपने एक नंबर याद रखना यहाँ पे, 1 और 2, यानी कि 12 नंबर। यानी कि जैसे मैं बोल दूं क ख ग वाली लाइन आ गई, ठीक है, मान लो यहाँ पे आ गई क ख ग वाली लाइन, क क्या हो गया, क ख ग घ अड़, यही होता है ना। अब मैंने क्या बोला इसमें, पहला और दूसरा, ये है ना पहला और दूसरा, तो ये क्या है, अघोष है। ये क्या है, ये क लिखा हुआ है, मैंने सही से लिखा नहीं गया आज पेन से, क ख ग घ ड़, तो ये क्या है हमारा, अघोष, पहला और दूसरा सेम, च छ च ज, इसमें क्या आ जाएगा आपका, च और छ आ जाएगा, यानी कि वो भी क्या होगा, अघोष। और बाकी जो बच गए 3, ये बच गए ना 3, ये क्या हो गए, आपके घोष हो गए। यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो वो हो जाएंगे घोष, जिनमें सॉरी जिनमें हो वो हो जाएंगे घोष, जिनमें नहीं होता वो हो जाएगा अघोष। तो 3, 4 और 5, यानी कि 3, 4 और 5 ये क्या है, घोष। चलिए, प्रांतव के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब प्राण का मतलब क्या होता है, प्राण का मतलब यहाँ पे है हवा, हवा। अब देखते हैं, ये है 2 टाइप्स के, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब क्या होता है, कम, थोड़ा। अल्प का मतलब क्या होता है वैसे, कम यानी कि थोड़ा। प्राण का मतलब क्या होगा, हवा, यानी कि थोड़ी हवा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वो हो गए अल्प प्राण। अब देखो आप यहां से समझा करो इसके टाइटल से ही, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब हवा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले तो वो क्या हो जाएगा,
अल्प प्राण। जैसे यहाँ पे आपने एक ही नंबर उठा लेना 135, वहां पे 12 उठाया था, यहाँ पे 135, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। बाकी जो बच गए वो महाप्राण हो जाएंगे। महाप्राण की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकले वहां पे कम हवा, यहाँ पे ज्यादा हवा। महा से समझ लो आप, महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब हवा, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण। चलिए आगे देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से संयुक्त, संयुक्त वही जो हमें बचपन में नहीं आते थे बोलने, क्ष, ज्ञ, श्र और त्र, ये हो गए। संयुक्त का मतलब क्या आ गया, यानी दो व्यंजनों से मिलके बने हैं ना ये एक और दो, देखो दो दो व्यंजन है सब में। नेक्स्ट युग्मक व्यंजन। अब युग्मक कौन से हो गए, युग्मक से आप एक चीज याद रखना, युग से युग मिलना, यानी कि जब एक ही ध्वनि डबल हो जाती है, एक ही ध्वनि डबल आ जाए, जैसे बच्चा लिखा हुआ ना बच्चा, बच्चा में देखो दो च आ गए, तो एक ही ध्वनि है डबल आ गई है। नेक्स्ट इज पक्का, पक्का में भी क्या है, एक ही ध्वनि है वो डबल है, यानी कि दो बार क आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी समयुक्त। अब ये युग्मक था जो अभी हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं समयुक्त। समयुक्त की आपने डेफिनेशन याद रखनी है, एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से जुड़ी होती है, एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से जुड़ी होती है, जैसे कंबल। अब समझने वाला क्या है कि म एक अलग व्यंजन है और ब एक अलग व्यंजन है। वहां पे सेम था बच्चा में, दोनों च थे, यहाँ पे अलग अलग है, यानी कि एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से जुड़ी होती है तो समयुक्त व्यंजन होता है जी। अब हम देखते हैं वर्णमाला को एक नजर में, पूरा कंफ्यूजन ही खत्म करते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। मैंने आपको बताई थी ना स्वर 11 है और व्यंजन कितने हैं, 33। स्वर है 11। अब योगवा एक है, योगवा कौन से थे, जो ना तो स्वर है ना व्यंजन है, तो ये कितने हो गए, 2। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कुल स्वर बता दो, आगे क्या लगा दिया उन्होंने, कुल का टोटल बताइए जी कितने स्वर हैं, तब आप इन योग वा को ऐड कर दोगे 11 के बीच में, तो ये कितने हो जाएंगे, 11 और 2 13, यानी कि 13। अगर सीधा स्वर पूछ लिए गए तो हम बताएंगे जी 11 हैं, अगर अयोगवा पूछ लिए तो 2 हैं, अगर टोटल स्वर पूछ लिए गए तो 13 है। नेक्स्ट, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताए थे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई हिस्सा मुख के किसी ना किसी हिस्से को स्पर्श करता है, टच करता है, वो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। ये होते हैं 25, 5 लाइन्स आ गई क से लेकर प वाली लाइन तक, यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, पांचों पांची 25। नेक्स्ट, उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजनों की संख्या, ये कितने हैं, उत्क्षिप्त और द्विगुण ये कितने हैं, 2। कौन कौन से, ये ड और ढ, ये है, ये बिंदी लगी हुई नीचे। नेक्स्ट, अंतसथ व्यंजनों की संख्या। अंतसथ कौन कौन से हैं, 4। कौन से, य र ल व, अंत है यार वाली लाइन। नेक्स्ट, ऊष्म। ऊष्म को संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, ये है 4। कौन कौन से, तीनों स आ जाएंगे, स स्लेट वाला, श शलगम वाला, श षटकोण वाला और साथ में एक ह, तो ये कितने हो गए, 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन है 4, जो हमें बचपन में बोलने नहीं आते थे, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, एक चीज रह गई है वो भी हम कर ही लेते हैं। कुल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण है 52। देखिए हर बुक में अलग अलग वर्णों की संख्या बताई गई है, लेकिन जो मान्य है वो है 52। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर जो यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था, कुल वर्ण बताए गए थे वहां पे, तो जो ऑफिशियल आंसर की आई उसमें भी 52 ही मानी गई है। सो कुल वर्ण अगर पूछ लिया जाए वर्णमाला में तो कितने हैं, 52।